लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल ये तो हम एक तरह से वही जो रूल्स वाली बात है कि हम नहीं नहीं, वरना वरना दोनों ऑर्थोगोनल बनेंगे ही नहीं जब तक आप बार नहीं लिखेंगे। यू वी बार और यू तो ऑर्थोगोनल बनेगी नहीं। ऑर्थोगोनल बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक पे बार हो और एक पे अनबार हो। तो वो वहाँ पे हमारे पास फाइनल वाले का पार्ट है ना, यानी हमने जब स्टार्ट किए तो फाइनल के बारे में जैसे मैंने बुक में देखा था, बुक में हमने इस तरह से किया है क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल आ रहा है इनकमिंग एंटी पार्टिकल होता है उसको मोमेंटम ऑपोजिट होगा, तो वो बार होगा ना। इनकमिंग वाले का जो मोमेंटम हम लेंगे वो हम टी फाइनल लेंगे। पता नहीं क्या, नहीं देखें, मुझे नहीं पता आप उसका मोमेंटम क्या लेंगे। मुझे इतना पता है कि स्पिनर में एक चीज़ होती है सिग्मा डॉट पी वेक्टर। अब अगर p गोज़ टू माइनस पी हो जाए तो ये v बार बन जाता है। v नहीं बनता क्योंकि जब गैमा ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं डैगर लेके तो यहाँ माइनस साइन आता है। तो इनकमिंग पार्टिकल इज़ एज़ गुड एज़ आउट गोइंग एंटी पार्टिकल। सिर्फ स्पिनर v बार और u बार हो जाते हैं। इनकमिंग के लिए v बार है और आउट गोइंग के लिए इनकमिंग एंटी पार्टिकल के लिए v बार होगा और आउट गोइंग एंटी पार्टिकल के लिए v होगा। मोमेंटम जो मर्जी आप रखें वो आपकी चॉइस है, पी आई कहें पी एफ कहें, जो दिल आप उसे कहें, एंड ऑफ द डे वो कंजर्व करेगा। हाँ मैटर करेगा ना, इसलिए मैंने बताया कि एक अगर एक फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है तो दूसरा बैकवर्ड। याद नहीं, वहाँ पर भी हमने कहा था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी उसी तरह है जिस तरह पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल टी ग्रेटर दैन जीरो पे जा रहा है, और नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल बिल्कुल उस तरह है जिस तरह पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल टी लेस दैन जीरो पे जा रहा है, बैकवर्ड इन टाइम जा रहा है वो। यही तो फाइनमैन-स्टोक्स कन्वेंशन हमने पूरी यही तो की थी उसमें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ द डे एम्पलीट्यूड इज़ ऑलवेज अ स्केलर। तो डेल्टा फंक्शन की खूबसूरती यह है कि वो एक इवन फंक्शन है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि डेल्टा 4 पी एफ माइनस पी आई या डेल्टा 4 पी आई माइनस पी एफ। एब्सोल्युटली इट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंटीग्रेशन मौजूद है। ठीक है, और कोई सवाल? शाबाश, किसी का और सवाल? नहीं 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 नहीं, मैं मेरा तो स्केलर, मुझे तो कोई पोलराइजेशन नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मेरे केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। नहीं, उसने कुछ और किया होगा, मैंने कोई और प्रॉब्लम किया, उसने कोई और प्रॉब्लम किया होगा। नहीं, स्कैटरिंग तो 200 किस्मों की है। मैंने तो एक स्केलर सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग की थी। वो पता नहीं किस चीज़ की स्कैटरिंग किस चीज़ से कर रहा है। स्कैटरिंग तो लाखों किस्मों की हैं, जितनी मर्जी बना लें आप स्कैटरिंग, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है कौन सा प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता उसका प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व किया उसने, वो तो मैं प्रॉब्लम देख के बता सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रॉब्लम में कोई पोलराइजेशन नहीं है। एक हाई स्केलर है, दूसरा वेक्टर, दूसरा स्पिन हाफ पार्टिकल है। स्पिन हाफ पार्टिकल आता है स्केलर से इंटरेक्ट करता है और स्पिन हाफ में चला जाता है। और कोई सवाल? शाबाश। तो वो पोलराइजेशन वाली QED है, वो हम करेंगे आज। और कोई सवाल किसी का? जनाना सेक्शन में से कोई सवाल नहीं? पक्की बात है। आपने असाइनमेंट दी थी वो ठीक नहीं है, आपने इतनी जल्दी मुझे करके दे दिया और वो बिल्कुल हैं हैं मैं सुन नहीं पाया। हाँ, दोबारा से कर लीजिए, एक दफ़ा वो उठा लीजिएगा और दोबारा कर लें, ठीक है ना? कोई सवाल किसी का? और क्यों भाई? जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे मैं आगे नहीं चलूँगा। कुछ भी पूछ लें, मेरी उम्र, कमरे की लंबाई चौड़ाई के अलावा बाकी कुछ भी पूछ लें। कुछ भी पूछ लें, मैंने आपको इतनी ओपन चॉइस दे दी है। मेरे ख्याल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ऊंचा बोलेंगे, ऊंचा, जितना ऊंचा बोल सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, जितना हो। नहीं नहीं नहीं, क्लास अगर कल को आप पढ़ा रही होंगी तो हर स्टूडेंट को कान में आगे बताएंगी ये मोमेंटम होता है, हैं? मैं अभी भी नहीं सुन पाया, और ऊंचा बोले। ट्रेस ऑफ K/γ0
चलें, ट्रेस ऑफ पी एफ स्लैश गैमा ज़ीरो गैमा ज़ीरो, गैमा ज़ीरो का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। पी स्लैश का मतलब है पी म्यू गैमा म्यू, पी म्यू तो नंबर है, वो तो ट्रेस से बाहर आ जाएगा, ट्रेस तो मैट्रिसेस का होता है, और ऑड नंबर ऑफ गैमा मैट्रिसेस का ट्रेस ज़ीरो होता है, इसलिए ट्रेस ऑफ गैमा म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, शाबाश, गुड। चल, तभी तो कह रहा था फंस गई हैं तो पूछ लें, वरना फंसी रहती हैं। तो ज़रूर पूछा करें सवाल, अब तो आखिरी लेक्चर हैं, कल को तो जवाब, मरने के बाद तो जवाब देने पड़ेंगे ना, अभी तो पूछ लें जो पूछना है। ज़िंदा और मुर्दा में सिर्फ सवाल पूछने और जवाब देने का मतलब है, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं। क्रॉस सेक्शन सेम निकलता है दोनों का, वेरी गुड। उसके लिए चेंज हो जाता है, क्योंकि हायर ऑर्डर स्कैटरिंग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं फ़िलहाल सिंगल सोर्स के लिए कर रहा हूँ। हायर ऑर्डर का मतलब है जो आपने लिपमैन श्विंगर इक्वेशन लिखी थी, उसमें फॉर एग्जांपल सिंगल ए स्लैश की टर्म होती है लीडिंग ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, आप इसे कह सकते हैं। ज़ीरोथ ऑर्डर वो है जिसमें कोई सोर्स नहीं है। अगर आपको याद मैं थोड़ा सा कराऊँ तो आइडिया ये था कि पार्टिकल आ रहा है, आप वेरी शॉर्ट टाइम के लिए सोर्स को ऑन करते हैं, पार्टिकल स्कैटर करता है, फिर आगे जाता है, फिर अगर सोर्स को ऑन करते हैं फिर स्कैटर करेगा, इस तरह करते जाएं तो हर पिछली टर्म में एक और ए स्लैश आता जाएगा और पार्टिकल फिर आगे आगे चलता जाएगा। इसको हमने फिर लिपमैन श्विंगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था, ये जो एक इटरेटिव सोल्यूशन था। तो हमने कहा था कि अगर ए स्लैश है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर दो ए स्लैशेस हैं, पार्टिकल आया, स्कैटर हुआ, फिर पार्टिकल रहा, फिर स्लैश में इंटरेक्ट किया, यानी साई ए स्लैश साई, इस तरह करके बनता जाए तो ये सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर इन चार्ज, क्योंकि जो इंटरेक्शन है वो चार्ज के थ्रू था। याद है कल कपलिंग जो थी वो ई स्क्वेयर्ड ई थी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग जो है वो अल्फ़ा होती है, जो कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होती है, अंडर रूट अल्फ़ा या अल्फ़ा डजंट मैटर, इसलिए कि नाम उसका अल्फ़ा है। फिर हमने कहा था कि जब दो सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे तो वो अल्फ़ा स्क्वेयर्ड से एम्पलीट्यूड जाएगा। अगर पहला सिंपल अल्फ़ा से गया तो दूसरा अल्फ़ा स्क्वेयर्ड से। आपको पता है अल्फ़ा 1/137 है, इसका मतलब जो हायर ऑर्डर पे जाते जाएंगे चीज़ें पिछले से सप्रेस होती जाएंगी, जस्ट लाइक द पर्टर्बेशन थ्योरी। और अगर मैं मान के चलूँ कि मुझे सिर्फ अल्फ़ा क्यूब तक जाना है तो उससे आगे वाली टर्म्स को मैं इग्नोर कर दूँगा। सो लीडिंग ऑर्डर कैलकुलेशंस हम करते हैं, रेस्ट इज़ नाउन एज द प्रिसीशन कैलकुलेशन। प्रिसीशन का मतलब यह है कि रिजल्ट्स को हम मज़ीद फ़ाइन ट्यून करना चाहते हैं, मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट से वो मेल खा जाए। ठीक है, कल आए नहीं थे तुम, रोज़ ना आया करो, तुम नहीं आते तो फिर सवाल पूछते हो, तो तुम रोज़ ना आया करो। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आया करो। अच्छा भाई, आज हम जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ करेंगे, आज हम करेंगे ये एक जेनेरिक सा प्रॉब्लम लगेगा आपको। आज मैं अपने चाक लाया और वो भी टूट रहे हैं। अब समझ लीजिए कि एक स्केलर सोर्स के बजाय अब इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग है एक प्रोटॉन के साथ। मैं ये कैलकुलेशन पूरी नहीं कर सकूंगा, अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, और लेकिन एक ख़ास जगह पे लेके जाके छोड़ दूंगा। अगर उसके बाद आप ख़ुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि इस एक कैलकुलेशन को तो मैं कंप्लीट करूँ आज के लेक्चर में, नहीं कल के लेक्चर में, लेकिन आज मैक्सिमम इसकी फ़िज़िक्स कर लेंगे हम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें, हमने ये पढ़ा था कि प्रोटॉन जो है वो शुरू में जो फ़िज़िक्स थी, जिसको आजकल हम शुरू की जो पार्टिकल फ़िज़िक्स थी, जिसको आजकल हम केमिस्ट्री कहते हैं, वो एटॉमिक फ़िज़िक्स थी। कहा था एक एटम होता है, एटम के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हैं जिनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर है, इट्स जस्ट सर्कुलेटिंग, इट्स लाइक अ क्लाउड आउटसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, एक्चुअली प्रोटॉन इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल बट प्रोटॉन इज़ अ कंपोजिट पार्टिकल। कंपोजिट से मेरी क्या मुराद है कि ये कई चीज़ों से मिलके, ये कई चीज़ों से चले मान लेते हैं मिलके बना है, और इनको हम कहते हैं कि क्वार्क्स हैं।
इसका मतलब है प्रोटॉन का एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि उनके अंदर एक पार्टोनिक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, पार्टॉन्स हैं मौजूद। अब कल मुझसे अज़हर ने एक सवाल पूछा था कि बियॉर्कन स्केलिंग क्या होती है, तो वो अब अगर इसका मतलब है अगर एक चीज़ है जो जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो कंपोजिट है, अब अगर एक मैं पार्टिकल उनके ऊपर फेंकता हूँ तो वो जितना अंदर घुसेगा उतना ही बेहतर चीज़ों को देखेगा। जब दूर से देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कि पॉइंट लाइक है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप जब ऑप्टिक्स पढ़ते थे तो आप कहते थे कि रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स बी ऑप्टिक्स ये है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव ही होती है, लेकिन उसका वेव लेंथ इतना स्मॉल आप ले लेते हैं कि वेव लेंथ नज़र ही नहीं आता और ऐसे लगता है जैसे कि वो एक लाइन है। लेकिन अगर आप इसका मतलब वो जब लाइन की तरह लगती है तो छोटे से स्लिट भी उसको दिखाई देता है, उससे गुजर सकती है। लेकिन अगर वही बड़ी वेव बना के लेते तो क्या होता है, वो छोटे स्लिट से गुजारते तो स्लिट को टकराती तो डाइफ्रैक्ट कर जाती। यही है ना, इसका मतलब है वेवलेंथ जो है वो कितना बड़ा है। वेवलेंथ इज़ नथिंग बट दिस इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं एनर्जी किसी पार्टिकल पे किसी एनर्जी का कोई पार्टिकल फेंकता हूँ तो वो कितना अंदर तक जाके उसको देख सकता है, दिस इज़ नोन एज अ पार्टोनिक डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीट्यूड। ये देखा गया कि अगर आप बहुत हाई मोमेंटम का पार्टिकल फेंकें तो वो जो स्ट्रक्चर फैक्टर है जिसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स में फॉर्म फैक्टर कहते हैं, वो इस पार्टिकल के मोमेंटम से इंडिपेंडेंट हो जाता है कि इसका मोमेंटम कितना है। दिस इज नोन एज अ बियॉर्कन स्केलिंग। The form factor becomes constant at a very very large momentum transfer. This is known as Bjorken scaling. यही उसका मतलब है। ठीक है नहीं, ठीक है। तो पार्टोनिक स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आता, हमें पॉइंट लाइक पार्टिकल नज़र आता है एट अ वेरी वेरी हाई एनर्जी, हाई मोमेंटम ट्रांसफर, जस्ट लाइक पॉइंट पार्टिकल। कोई फॉर्म फैक्टर नज़र ही नहीं आता ना। गोस्ट इट अप्रोचेज टू कांस्टेंट वैल्यू, व्हेन इट अप्रोचेज टू कांस्टेंट वैल्यू इट इज़ 1। लेट्स से नॉर्मलाइज कर दें 1 है तो इसका मतलब पॉइंट लाइक है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली हमें अजम्पशन जो हमारे इस केस में होगी वो ये है कि पहली मेरी अजम्पशन ये है कि दिस प्रोटॉन इज, मुझे चाहिए नहीं ना इसे, इसका कोई इनर स्ट्रक्चर नहीं है, एक जस्ट गोला है। गोले के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, इट्स अ स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल द प्रोटॉन। पहली अजम्पशन मेरी ये है। अच्छा, अगर आपको याद हो, लेट्स कैलकुलेट। मैं आपको एक आसान से तरीके से बताऊंगा ये। लेट्स स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब प्रोटॉनिक चार्ज पार्टिकल, आपको पता है ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके गिर्द एक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन। थोड़ी सी याद दहानी के लिए आपके लिए, आपको याद है हमने क्या कहा था? बॉक्स जब किसी स्केलर सोर्स पे लगता था तो यहाँ पर क्या आता था? प्लस या माइनस मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। यही था ना, डेल स्क्वेयर्ड दिस थिंग माइनस d2 बाई dt स्क्वायर, बॉक्स फाई इज इक्वल टू रो लिखा था। यहाँ स्केलर था तो यहाँ भी स्केलर था। आप बता सकते हैं अगर यहाँ 4 वेक्टर हो, इसी को देखते हुए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि इसका 0th कंपोनेंट स्केलर फील्ड है और 3 कंपोनेंट वेक्टर फील्ड है। याद है ना आपको? ये किसके बराबर होना चाहिए? इसका मतलब है अगर यहाँ पर एक इंडेक्स वाली चीज़ है तो यहाँ पर भी एक इंडेक्स वाली चीज़ ही होगी। यहाँ पर अगर स्केलर चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पर वेक्टर चार्ज डेंसिटी टाइप चीज़ होगी या करंट डेंसिटी होगी। इस जे का 0th कंपोनेंट अगर आप देखें ना तो वो रो बनता है और जे का अगर वेक्टर कंपोनेंट देखें तो वो वेक्टर करंट बन जाती है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे करूं? कौन आप में से बताएगा मुझे? हमें याद है प्रोपेगेटर इंट्रोड्यूस करते थे, कैसे करते थे? कोई आप में से बता सकता है मुझे? आप बता सकती हैं? अगला स्टेप हम क्या करते थे? हम कहते थे ये डीएफ फाइंड करना है। डीएफ कैसे फाइंड करते थे आप? हाँ हाँ, बोले शाबाश। डीएफ एक्स माइनस वाई कैसे फाइंड करते थे? समी अल्लाह। हाँ हाँ ठीक है। और चलो, और इसके अलावा? हाँ हाँ, D4Q कह रहे हो? ओवर
और उप्स, और क्या चीज़ थी? वही आती थी ना, डी एफ ऑफ क्यू स्क्वायर कैसे फाइंड करते थे? कैसे करते थे आप? एग्जैक्टली आप इस पे बॉक्स लगाते थे, इधर भी डेल्टा फंक्शन बनाते थे, उधर भी डेल्टा फंक्शन बनाते थे, वो अब आपको पता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डी एफ ऑफ क्यू स्क्वायर जो है ना वो बनता है -1/क्यू स्क्वायर। सीधी सीधी बात है, 2 दफ़ा बॉक्स लगाएंगे तो आयोटा क्यू स्क्वायर उतरेगा, ठीक है। बाकी दोनों तरफ एक ही चीज़ रह जाएगी, उसको काटेंगे तो डी एफ ऑफ क्यू स्क्वायर इज़ 1/क्यू स्क्वायर। इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि क्यू स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन फिर हम कहते हैं इससे हम जान कैसे छुड़वाते थे? हम लिख लेते थे कि डी एफ ऑफ क्यू स्क्वायर -1/क्यू स्क्वायर प्लस, अगर किसी को नहीं याद तो मैं याद दहानी करा दूँ, यहाँ पर बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स यहाँ से 2 आयोटा क्यू उतारेगा, इसका मतलब इसका आंसर आ गया -आयोटा क्यू स्क्वायर। लेकिन बॉक्स डी एफ डेल्टा फंक्शन के बराबर है, लेकिन डेल्टा फंक्शन किसके बराबर होता है? d4q/2π4e⁻⁻qx-y। दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे, ये दोनों तरफ सेम है, ये चीज़ हट जाएगी, इसका मतलब है डी एफ क्यू स्क्वायर इंटू -क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डी एफ क्यू स्क्वायर बिकम -1/क्यू। उसके लिए हमने बहुत दफ़ा इस कोर्स में किया है, बेतहाशा दफ़ा। आएगा सारा कुछ आएगा, बेफिक्र हो जाए। अभी ये प्रोटॉन का तो नहीं ना, अभी तो यहाँ कोई इंडेक्स है ही नहीं ना, ये तो ग्रीन्स फंक्शन है, ये तो ग्रीन्स फंक्शन है, अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। दिस इज जस्ट अ ग्रीन्स फंक्शन। मैंने प्रोटॉन का प्रोपेगेटर नहीं कहा, ये मैंने ए म्यू नहीं कहा, मैंने डी एफ कहा है। मैंने ए म्यू तो कहा ही नहीं है, ए म्यू तो मैंने बनाया ही नहीं है, वो तो बाद में बनाऊंगा कभी। ये जनरल कोई भी पार्टिकल हो जो इस इक्वेशन को ओबे करे उसका प्रोपेगेटर है। स्केलर का भी यही था, अगर मैसलेस स्केलर होता तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोपेगेटर ऑफ अ मैसलेस स्केलर, क्योंकि इसमें बॉक्स प्लस एम स्क्वायर होता तो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन बन जाती, तो इसमें मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो मैसलेस स्केलर का प्रोपेगेटर है। इसका मतलब है डी एफ एक्स माइनस वाई फिर क्या हो जाएगा? d4q over 2π⁴ e⁻⁻ q x minus y into -1/q स्क्वायर प्लस आयोटा एप्सिलॉन। सिर्फ ये था कि 2 एनर्जी पे पोल्स हैं, E इज इक्वल टू पी पे, P0 इज इक्वल टू E पे और P0 इज इक्वल टू -E पे, मैथ्स नहीं अब। तो हमने क्या किया, रियल एक्सिस से दोनों पोल्स को शिफ्ट किया, अगर एक को ऊपर करेंगे तो दूसरे को नीचे लेके आना पड़ेगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ये आपने पहले भी बहुत दफ़ा किया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे यहाँ तक। लेकिन मैं पहले साबित करूँगा जो अज़हर ने कहा था उसको लिख के। इसका मतलब है मैं ए म्यू ऑफ एक्स को फिर ऐसे लिख सकता हूँ ना कि दिस इज इक्वल टू, मुझे डी एफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखूँ? कौन बताएगा? कोई बता सकता आप में से? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? इसलिए लिख सकता हूँ कि अब अगर मैं इसका बॉक्स लगाएं, देखें लगा के इस पे बॉक्स अगर आप लगाएं ए म्यू एक्स पे तो क्या जवाब आएगा? d4y बॉक्स, क्योंकि फंक्शन ऑफ x तो सिर्फ यही वाला है ना, ये तो x का फंक्शन है ही नहीं है। लेकिन ये किसके बराबर है? इसका मतलब है जब d4y की इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो सेटिस्फाई करता है ना इस इक्वेशन को। ये क्या ख्याल है? ठीक होगी ना ये बात?
क्योंकि इसका मतलब है जो आपने वेक्टर फील्ड बना लिया है, अब आपने वेक्टर का प्रोपिगेटर बना लिया है। अब आप कहते हैं वेक्टर का प्रोपिगेटर ऐसी होगा जैसे एक स्केलर मैसलेस का प्रोपिगेटर हो, उसके साथ कोई ना कोई 4 करंट मल्टीप्लाइड हो। अब 4 करंट हो सकती है, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? अगर ये करंट नहीं मिलेगी उसको तो उसको कोई ना कोई पोलराइजेशन मिलेगी, जो आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पोलराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक स्टेप आगे चल रहे थे मुझसे। स्कैटरिंग मैट्रिक्स लिखना है, याद है SFI क्या था? मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। SFI इलेक्ट्रॉन था, तो उसके लिए डेल्टा FI माइनस आयोटा E इंटेग्रल, हाँ बोल दें शाबाश, D4x, हाँ साई F बार ऑफ X A स्लैश ऑफ X, शाबाश, कैपिटल साई I ऑफ X। इस कैपिटल साई में क्या है? वापस साई हैं, A स्लैशेज हैं, डिपेंड करता है कितनी दफ़ा आगे आप ले जाके खोलना चाहते हैं इसको। कोई चीज़ कम तो नहीं लिखी मैंने, या ठीक लिखी है सारी? ठीक लिखी है, ऑलराइट, चलें, गुड। इसका मतलब है चूंकि स्कैटरिंग के बाद ये टर्म तो ज़ीरो हो जाती है क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी बदलती है। अगर पार्टिकल की, क्योंकि जो पार्टिकल है वो फार इन द पास्ट आइगन स्टेट है, फार इन द फ्यूचर आइगन स्टेट है। इसका मतलब है आइगन स्टेट है एनर्जी की, तो इट इज़ एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी फार इन द पास्ट, इट इज़ एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी फार इन द फ्यूचर। अगर उसकी एनर्जी बदल जाएगी तो इसका मतलब है स्टेट बदल जाएगी। जब स्टेट बदल जाएगी तो डेल्टा FI जो है वो 0 हो जाएगा। तो SFI जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है, फिर वो क्या बन गया? माइनस आयोटा E इंटेग्रल, मैं एक दफ़ा इसको लिख देता हूँ, D4x साई बार F ऑफ X। इसको मैं लिख सकता हूँ ना गैमा म्यू A म्यू ऑफ X साई I ऑफ X, या नहीं लिख सकता? कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? जी, लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि 2 हिस्सों में तोड़ लूँ मैं इसको? करिए, 2 हिस्सों में तो नहीं कहना चाहिए। माइनस आयोटा E इंटेग्रल D4x साई F बार ऑफ X गामा म्यू साई I ऑफ X इसका मतलब है एक वेक्टर करंट के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है ताकि स्केलर आए। ये उस बात का जवाब है जो आप मुझे कह रहे थे। अब अगर यहां पर मैं इसको थर्ड एक्सिस के अलॉन्ग ले लूं तो यहां पर भी कौन सा इंडेक्स आ जाएगा? गैमा 3। थोड़ा सा पिछले लेक्चर पे जाइए, स्केलर था ना। अगर लास्ट लेक्चर में जब आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग की तो ये किस में कन्वर्ट हुआ था, याद है आपको? मैं रिकॉल फॉर मॉड स्कैटरिंग या रदरफोर्ड, जो भी आपने कहा था उसको, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए ये एम्पलीट्यूड आपका किसके बराबर था? SFI वाज माइनस आयोटा E। चलें, Z भी था एक, Z इसलिए था कि ZD कपलिंग ली थी हमने, ना होती तो ना सी, खैर थी। यहाँ पर क्या था? D4x था। यहाँ क्या था? साई F बार ऑफ X। यहाँ याद आपको गैमा 0 था। और यहाँ पर क्या था? तो देखा, ये स्केलर करंट थी। दिस इज द जनरलाइजेशन टू द वेक्टर करंट। आप मुझे कोई भी करंट लिखने का कहें, मैं यहीं से लिख लूंगा। अगर मैं यहाँ गैमा न्यू वाली लिखता तो यहाँ पर क्या आ जाता? ए न्यू। यहाँ पर अगर 4 इंडिसेस आते तो यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ आती जिसके 4 इंडिसेस होते हैं। तो इसका मतलब मैं इस तरह ही करंट्स को लिख सकता हूँ। दिस इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग दिस इज नोन एज अ वेक्टर करंट। क्यों? आप में से कोई मुझे बता सकता है? हाथ खड़ा करें। वाई कॉल इट एज अ वेक्टर करंट?
हाथ खड़ा करें। ठीक है, और कोई चीज़ या वेक्टर 4 वेक्टर की सेंस में? शाबाश, वेरी वेल डन। हमने दिस ट्रांसफॉर्म्स एज अ 4 वेक्टर। भूल गए आप? बाइलीनियर, दिस इज अ बाइलीनियर and this is a vector, so it transforms as a 4 vector. Very well done, very good, good, शाबाश। अब क्या करूं मज़ीद साफ करने के लिए? कोई सजेशन देना चाहेगा आप में से? वापस इस पे आते हैं। सो एस एफ आई इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई इंटेग्रल डी फोर एक्स साई एफ बार ऑफ एक्स गामा म्यू साए आई ऑफ एक्स। पर आपने तो खुद ही थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि मैं ए म्यू को लिख सकता हूँ डी फोर वाई, किधर लिखवाया है, डी एफ एक्स माइनस वाई इंटू। अब ये जे म्यू किसका सोर्स, जे म्यू का सोर्स क्या है यहाँ पर? प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन से स्कैटर हो रहा था ना। हाँ, बस इसकी वैल्यू रख दे, आप काम कर चुके हैं सारा। माइनस आयोटा ई इंटेग्रल। अगर किसी बंदे को फील्ड थ्योरी नहीं भी आती ना, और उसे सिर्फ ये एक फार्मूला आता है, तो वो सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसको चाहिए ही नहीं फील्ड थ्योरी का नॉलेज कोई। ठीक है, अच्छा चलें, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साई एफ बार ऑफ एक्स गामा म्यू साई आई ऑफ एक्स। आपको पता नहीं ये किसके बराबर था? याद है ना किसके बराबर है ये? इंटू सॉरी, सारा कुछ पुट कर दिया ना मैंने। कुछ लग रहा है कि क्या बनाना चाह रहे हैं हम? कुछ आइडिया हो रहा है या अभी नहीं? अगर अभी नहीं भी हो रहा तो अभी हो जाएगा आइडिया आपको, अगर अभी नहीं भी हो रहा तो। पहले तो बात है जे म्यू वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेक्टर करंट लिखनी है आपने, कैसे लिख सकता हूँ मैं? अब मैंने आपको वेक्टर करंट का बता दिया कैसे लिखी जाती है। जी ठीक है, बोले बोले, शाबाश, बोले हैं यार, क्या कॉन्फिडेंटली बोले, गलत होगा तो क्या है, मैं भी देख के लिख लूंगा। हैं साई बार वाई, ठीक है, शाबाश, बोले 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 हैं। हाँ अच्छा, अब इसका सोर्स क्या था? प्रोटॉन था, तो मैं ऊपर पी लिख लेता हूँ, यानी प्रोटॉन के लिए है। हाँ बोलें आगे। गामा म्यू और कोई चीज़, और कोई चीज़, कोई और चीज़, एक और चीज़ रहती है। नहीं, वॉल्यूम एलिमेंट तो नहीं। मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग तो आती है ना, चार्ज आ गया ना, चार्ज के साथ तो कपलिंग होती है। वेयर जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर है नेगेटिव ऑफ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रेटर देन जीरो है। माइनस ई इज ग्रेटर देन जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इट सेल्फ नेगेटिव है तो देखें यहाँ माइनस ई लिखने का फ़ायदा ये है कि दिस बिकम्स पॉजिटिव। ठीक लिख दिया मैंने। आप बताएं जी, क्या जवाब आ गया फिर आपका? जो अब आप कह रहे थे भाई, लिखवा दो वो।
अच्छा, ई पी स्क्वायर रूट ऑफ प्रोटॉन का मास कैपिटल एम क्या लेते हैं और ई आई इंटू वी। फिर प्रोटॉन का मास क्या है, कैपिटल एम है, और इसका मास क्या देते हैं, ई एफ इंटू वी। इसके लिए क्या आ जाएगा, यू बार पी एफ एस एफ गामा म्यू यू ऑफ। अच्छा एक काम करते हैं, ठहरे मैं नोटेशन ज़रा थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। यू बार कैपिटल पी एफ एस एफ गामा म्यू यू कैपिटल पी आई एस आई। मैं स्मॉल पी देखिएगा हमेशा थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, देखा ये आपने, निचली 3 लाइनों पे है ना। और साथ में क्या फैक्टर आएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एफ माइनस पी आई डॉट वाई। ठीक लिखा आपने, बिल्कुल सही, शाबाश। सिमिलरली आप इसका भी तो लिख सकते हैं ना ऐसे ही। अब लिखवाएं सारा कुछ, बस एक दफ़ा लिखना है, उसके बाद काम करते जाना, उसके बाद कोई काम रह नहीं जाएगा आपका। तो एस एफ आई लिखवाएं मुझे, फिर क्या होगा, और क्या डालूं, चलो बताओ ना। एस एफ आई लिखवा दो, माइनस आयोटा तो बाहर लिख लेते हैं, डी फोर एक्स डी फोर वाई। सारे इस तरह करते हैं, इंटीग्रेशन वाली चीज़ें बाहर लिख लेते हैं, डी फोर क्यू ओवर 2 पाई टू द पावर 4। यहां डालना था ना, स्मॉल एम ओवर, इसकी एनर्जी को ई आई प्राइम वी क्या लेते हैं, और स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई एफ प्राइम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई आई प्राइम थी इनिशियल और ई एफ प्राइम थी फाइनल। अच्छा इसके लिए क्या फैक्टर है, पहले कैपिटल एम ओवर ई आई वी, और दूसरा क्या है, कैपिटल एम ओवर ई एफ वी। सारे फैक्टर्स आ गए ना। अच्छा अब उसके लिए लिखते हैं, चलें, यू बार पी आई, सॉरी यू बार पी एफ एस एफ गैमा म्यू यू ऑफ पी आई एस आई। ये तो पहली करंट हो गई ना। दरमियान में मैं क्या करता हूँ, -1 ओवर क्यू स्क्वेड प्लस आयोटा एप्सिलॉन डाल देता हूँ। अब मैं दूसरी करंट लिख लेता हूँ, ये वाली, यू बार पी एफ एस एफ गामा म्यू यू ऑफ पी आई एस आई। ऐसे लग रहा है प्रोटॉन के साथ किसी चीज़ ने कोई प्रोपेगेटर छोड़ा और इलेक्ट्रॉन वापस चला गया, है ना। अभी डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा कितनी खूबसूरत बनेगी। साथ में क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है, प्रोटॉन का चार्ज रहता है, ई और ई पी। चले एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आयोटा क्यू डॉट एक्स माइनस वाई, ई टू द पावर माइनस आयोटा कैपिटल पी एफ माइनस कैपिटल पी आई डॉट वाई, क्योंकि ये तो वाई पे थे ना, और ई टू द पावर माइनस आयोटा स्मॉल पी एफ माइनस स्मॉल पी आई डॉट एक्स। इस तरह करते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। आप ज़रा देखते हैं क्या जवाब आता है, ठीक है। कोई सजेशन देना चाहेंगे आप मुझे? बस मैंने सिर्फ एक चीज़ गलत लिखी हुई है, या चलें ठीक है, अगर गलत भी लिखी है तो खैर है, कोई बात नहीं है। आपको याद हो कि हम यहाँ पर प्लस लिखते होते थे,
क्योंकि यू बार के साथ प्लस एक्सपोनेंशियल था और वी के साथ, और यू के साथ माइनस था। आपको याद है साई क्या था? ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स था। बार के साथ प्लस आ गया तो फ़र्क नहीं पड़ना कोई, यहाँ से प्लस लगे। जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएं तो बेहतर है अभी से। फोरियर ट्रांसफॉर्म में, हाँ। अच्छा चलें, नहीं मैंने कहा फिर कल के लेक्चर से, अभी क्योंकि इस पे ज़्यादा लेक्चर हो नहीं सकेंगे ना, तो इसलिए बेहतर है कि हम एक ही नोटेशन लेके चलें जो कल के लेक्चर में रखी थी। अच्छा ज़रा एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स को देखते हैं। पहले एक्स वाले एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स को इकट्ठा करें, क्या बनेंगे? आप देखें अगर तो ये दो किस्म के एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, d4x है, d4x वाले पहले इकट्ठे करते हैं। क्या कौन से बनते हैं x वाले? क्या कह रहे हैं? सॉरी, ये वाले x पे हो गए, ये वाले y पे हो गए। ठीक है, चलें, गुड। क्या बना जी पहला? मैं e टू द पावर, मैं सिर्फ सारे साइन सही रखना चाह रहा हूँ, कहीं पर मारा ही ना जाऊँ साइंस की वजह से। हाँ बता दो, चलो अजर लिखवा दो, मैं खुद लिखूँगा तो गलत ही होगा। माइनस आयोटा क्यू, हाँ, माइनस स्मॉल पी एफ माइनस स्मॉल पी आई प्लस स्मॉल पी आई डॉट एक्स हो गया। ये बनता है। वाई वाले क्या बनते हैं? आयोटा क्यू, हाँ, प्लस कैपिटल पी एफ माइनस कैपिटल पी आई डॉट वाई। गुड, चलें देख लेंगे, अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये किसके बराबर आ गया? 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ क्यू प्लस पी एफ माइनस पी आई। यह किसके बराबर है? लेकिन आपको याद है कि इंटीग्रेशन और भी है, किस पे है? तो मैं क्या करूं, जहां जहां क्यू है, सॉरी यहां पर प्लस, तो जहां जहां क्यू है उसकी जगह पी एफ माइनस पी आई रख दूं और क्यू की इंटीग्रेशन ख़त्म कर दूं, तो क्या बन गया? सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई 4 डेल्टा 4, क्यू की जगह मैं क्या रख रहा हूं? स्मॉल पी एफ माइनस स्मॉल पी आई प्लस पी एफ माइनस पी आई। बड़ा खूबसूरत सा जवाब बन गया ना? क्या ख्याल है, क्या बना ये? पी एफ प्लस स्मॉल पी एफ माइनस पी आई माइनस सम ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो क्या है ये? एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन है, क्योंकि ये 4 मोमेंटास हैं। तो बन गई ना जो चीज़ कल बनी थी। तो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंक्लूडिंग d4q जब आपने उनको डिफरेंशिएट की, इंटीग्रेट किया है, तो आपके पास एक एनर्जी मोमेंटम
कंजर्वेशन आ गई है। तो अब आप मुझसे लिखवा सकते हैं कोई SFI किसके बराबर है? यू आर ऑलमोस्ट डन। SFI किसके बराबर है? हाँ लिखवाना, चलो लिखवाओ लिखवाओ, बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। अच्छा, ये तो यहाँ कट गया ना, ये तो यहाँ से कट गया ना, 1 बज गया। हाँ चलो लिखवाओ। ठहर मैं ये मिटाता हूँ ना, ज़रा ज़्यादा जगह चाहिए। आप लिखवाओगे तो पता चलेगा। माइनस आयोटा, अच्छा ये वी ये वी ये वी ये वी छोड़ें, सारे वी को बाहर निकाल लें। एम स्क्वेड, कैपिटल एम स्क्वेड, कोई इंटीग्रेशन बची है? कोई इंटीग्रेशन नहीं बची। ई आई प्राइम ई आई ई एफ प्राइम ई एफ। अच्छा चलें, ई टाइम्स यू बार स्मॉल पी एफ स्मॉल एस एफ गामा म्यू यू ऑफ स्मॉल पी आई एस आई। यहाँ पर क्या चीज़ है? -1/, क्यू स्क्वेयर था ना, पर क्यू की जगह तो आप रख चुके हैं पी एफ माइनस पी आई, तो यहाँ भी तो रखना पड़ेगा ना, स्मॉल पी एफ माइनस पी आई होल का स्क्वेयर प्लस आयोटा एप्सिलॉन। तो सारे क्यू की जगह रखा है ना आपने, तो जो यहाँ से निकाला था क्यू, डेल्टा फंक्शन जब ख़त्म किया तो यहाँ पर भी तो उसकी वैल्यू पुट करनी थी ना। साथ में क्या आ गया फिर? ई पी, और क्या आ गया? यू बार कैपिटल पी एफ एस एफ गामा म्यू यू ऑफ कैपिटल पी आई एस आई इनटू व्हाट? क्या खूबसूरत जवाब आ गया है ना, स्पिनर्स आ गए। अब आप देखें, ज़रा गौर करें इस चीज़ पे। फ़िलहाल ना इसको, इस पर कोई और काम ना करें। ये जो सारी चीज़ है ना डेल्टा फंक्शन के बग़ैर वाली, और ये इन फैक्टर्स के बग़ैर वाली चीज़, ये जो है, इसको ना थोड़ी देर के लिए आप ना ये चीज़, बल्कि इस सारी चीज़ को ना आप MFI कह लें। मैट्रिक्स एलिमेंट है फाइनल और इनिशियल का। ज़रा गौर करें क्या हो रहा है। फ़िज़िक्स आपकी क्या कह रही है? फ़िज़िक्स का आपकी कहती है कि जी करंट्स आएंगी दोनों। इलेक्ट्रॉन आया, उसने एक प्रोटॉन को देखा, कोई चीज़ प्रोपेगेट की उसने, प्रोटॉन वापस उसको एमिट करके और इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके एंड वाइस वर्सा चला गया। यही हुआ ना। चेंज क्या हुआ? प्रोटॉन की भी फोर मोमेंटम चेंज हुआ और इलेक्ट्रॉन का भी 4 मोमेंटम चेंज हुआ। प्रोटॉन स्ट्रक्चरलेस है, यहाँ प्रोटॉन का कोई स्ट्रक्चर नहीं, लाइक अ पॉइंट पार्टिकल की बात हो रही है। ज़रा देखें इसको कैसे लिख सकते हैं MFI को। इसको कहते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ये जो MFI मैंने कहा ना, दिस इज़ नोन एज अ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। और इसको लिखने के लिए फाइनमैन ने हमें बड़ा अच्छा तरीका बताया था। अब मैं उस पर आता हूँ। इस प्रोसेस की ना मैं पहले फाइनमैन डायग्राम बनाता हूँ और मैं फाइनमैन रूल अब लिखूंगा, देखिएगा कितने आराम से। अच्छा, अगर मैं यही आपसे चीज़ कहता तो ये न्यूट्रॉन के लिए हो सकती थी? EN 0 था तो न्यूट्रॉन के लिए नहीं हो सकती थी। अगर पॉइंट लाइक मांगते, न्यूट्रल पार्टिकल था। एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है वो सिर्फ चार्ज के साथ कपल करती है, बाकी किसी चीज़ के साथ। वो क्वार्क लेवल पे जाके होगा, वैसे ये लीडिंग ऑर्डर पे नहीं होगा, फिर भी 0 ही होगा।
स्ट्रक्चर इस्लाम है तो फिर प्रोटॉन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्टिकल है। उसके अंदर जब बाउंड स्टेट है कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जब मोमेंटम गुजरेंगे तो उसके साथ उसके स्ट्रक्चर फैक्टर्स आएंगे विच आर नोन एंड फॉर्म फैक्टर्स, तो बाउंड स्टेट बिहेवियर की तरह ट्रीट करेगा। अब एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो बाउंड स्टेट पार्टिकल्स ट्रीट करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही बात, क्लियर होगी। ये जब पढ़ेंगे आप रिसर्च में आके चीज़ें, तो हर चीज़ क्लास में तो नहीं हो सकती। फाइनमैन ने कहा था कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट लिखने के लिए लेट्स ड्रॉ द फाइनमैन डायग्राम। फाइनमैन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि टाइम का फ्लो इस तरफ है, यानी टाइम नीचे से इस तरफ बढ़ रहा है। किसी तरफ भी ले सकते हैं टाइम का फ्लो, जैसे मर्जी बनाएं आप। फाइनमैन ने कहा ठीक है, आप कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन आया, एक प्रोटॉन आया। प्रोटॉन के लिए मैं इस तरह करता हूं, बियार्कन की तरह डबल लाइन बनाता हूं। कहते हैं इन दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक्सचेंज हुई और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया वापस। अच्छा ये एंगल कोई नहीं है इनके दरमियान में, वैसे ड्रा करने का अंदाज है, ये जिस तरह मर्जी ड्रा करें, सीधी सीधी लाइनें ही बना सकते। अच्छा ये उतनी डायग्राम ठीक होगी जितनी ये होगी, तो लाइनें शाइनें कोई एंगल वैंगल कोई चीज़ नहीं, ये ना समझिएगा, बस एस्थेटिकली बनाते हैं इस तरह। और ये वापस प्रोटॉन इधर चला गया। इसका मतलब अगर इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई था तो इसका फाइनल मोमेंटम पी एफ हो गया। अगर इस प्रोटॉन का इनिशियल मोमेंटम कैपिटल पी आई था तो इस प्रोटॉन का फाइनल मोमेंटम पी एफ है। अब देखें फाइनमैन ने क्या कमाल किया था। उसने कहा ये तो फाइनमैन डायग्राम है। फाइनमैन डायग्राम देख के आप लिख सकते हैं इस एम्पलीट्यूड को। उसने कहा दीज आर द फाइनमैन रूल्स। फाइनमैन रूल सबसे पहला था, उसने कहा फॉर एवरी इनकमिंग पार्टिकल देखिएगा, डायरेक्टली देख के एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा। फॉर एवरी इनकमिंग पार्टिकल देयर इज अ फैक्टर ऑफ, अगर मैसिव पार्टिकल है m ओवर ई वी इंटू यू ऑफ P एंड S। हर आने वाले पार्टिकल के लिए ये फैक्टर है। दूसरा उसने कहा फॉर एवरी आउटगोइंग पार्टिकल देयर इज अ फैक्टर ऑफ m ओवर ई वी यू बार P एन S। कमाल हो गया ना, है ना। हर आने वाले पार्टिकल के लिए एक फैक्टर है u का, हर जानने वाले पार्टिकल के लिए एक फैक्टर है u बार का, साथ में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है। तीसरी चीज, एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्टेक्स, नई चीज है ये आपके लिए, हैज अ फैक्टर ऑफ ई गामा म्यू। आपने नोट किया कि एक में गामा म्यू नीचे है, एक में गामा म्यू ऊपर है, ताकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और जवाब क्या है, स्केलर, क्योंकि इस तरफ कोई इंडेक्स नहीं है, रैंक 0 का टेंसर है ना। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं। सो उसने कहा वर्टेक्स क्या है, अब ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे कपलिंग क्या थी, ई टाइम्स गामा म्यू, और इस वर्टेक्स पे कपलिंग क्या थी, ई पी टाइम्स गामा म्यू। तो ठीक कहा ना फाइनमैन ने कि हर वर्टेक्स के ऊपर जो कपलिंग है वो ई गामा म्यू है, क्योंकि यहाँ देखें गामा म्यू है और यहाँ देखें गामा म्यू, यहाँ ई पी अगर इधर ले जाएं और ये। अच्छा, जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी करते तो हम यहाँ एक लिख लेते हैं आयोटा ई, डजेंट मैटर, क्यों, एंड ऑफ द डे जितने आयोटा स्क्वेयर्ड होंगे और सारे मिलके एक साइन देंगे। तो इस एम्पलीट्यूड का मैटर नहीं करता साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इसका मॉड स्क्वेयर करना है हमने। अगर तो एक ही डायग्राम, अगर दो डायग्राम्स हैं फिर मैटर करता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी कर सकती है और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते। एक डायग्राम के लिए देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। एवरी मैसलेस बोसॉन, मैस को फोटॉन नहीं कह रहा फिलहाल, या आप चाहें तो क्या लें फोटॉन, चलें खैर है, हैज़
द प्रोपेगेटर -1/q² प्लस, अच्छा अगर मैसिव होगा तो क्या हो जाएगा, q² प्लस m² या -m², जो भी आपका था यहाँ, प्लस आयोटा एप्सिलॉन। सारी चीज़ें लिख ली आपने, एक रह गई है। एक अब उसने फाइनल रूल बताया था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी एक और। उसने कहा था जितने भी फर्मियान एरो होंगे ना वो कंटिन्यूस होंगे। क्या मतलब है, ये फर्मियान्स के ऊपर एरो लगाया है ना, ये टाइम एरो है ना, इधर से आया इधर निकल गया, इधर से आया इधर निकल गया। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर से फर्मियान एरो आए इधर से फर्मियान एरो आए, आएगा तो दरमियान में फर्मियान एरो कंटिन्यूस ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूस ना हो। तो फर्मियान एरोज मस्ट बी कंटिन्यूस, ये उसका 5वां रूल था। 6ठा रूल उसका फाइनमैन था for energy momentum conservation, there is a factor of 2 pi to the power 4 delta 4 of सारे मोमेंटम फाइनल, सारे मोमेंटम इनिशियल, इनको प्राइम कर लेते चले। खैर है, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ये है कि फाइनल मोमेंटाज और इनिशियल मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा फंक्शन आए। ये उसने 6ठी चीज़ रखी। 7वीं चीज़, एक आखिरी रूल, वो रूल ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अप्स मैंने एक जल्दी लिख दिया रूल है, एक और रूल है आखिरी। हर वर्टेक्स पे क्या समीउल्लाह, एक और भी है ना, ये इधर क्या कह रहे हो, ये आखिरी है। अभी इस डायग्राम के लिए, वैसे तो कई और भी हैं। हम हमेशा फर्मियान एरो के अपोजिट चलेंगे रूल्स लिखते हुए। ज़रा देखते हैं लिख के एम्पलीट्यूड, ठीक है। आयोटा का फैक्टर तो है ही है ना, ये तो छोड़ देना। आप चाहें तो कुछ लोग देखिएगा, कुछ बुक्स में इसको आयोटा IMF लिखा जाता है, इस माइनस आयोटा को साथ शामिल कर, लेकिन डजंट मैटर। हमने जो एरोज लिखे हैं उनकी बेस पे देखते हैं ज़रा। सबसे पहले इधर से चलते हैं। U बार PF क्यों, हर आउटगोइंग पार्टिकल के लिए U बार है। M/EV का फैक्टर है, वो तो हमने लिखा ही हुआ है ना, M/EIV और M/EFV, वो तो लिखे ही हुए हैं ना। मैं फिर U बार की बात करूंगा सिर्फ। अपोजिट टू द एरो चले, इधर से आए अब चल के, इसके लिए क्या आया, U बार PF/SF। यहां पर क्या कपलिंग थी, EP गैमा म्यू, EP गैमा म्यू, और इधर फिर क्या था, U/PISI। अब इस पे आते हैं, U बार PF/SF, स्मॉल pf है ये, E टाइम्स गैमा म्यू, E टाइम्स गैमा म्यू, U/PISI। परफेक्टली फाइन। ये दो तो हो गए ना। दरमियान में क्या है, प्रोपेगेटर है, -1/q² प्लस आयोटा एप्सिलॉन, Q की जगह तो PF - PI लिखा था ना आपने। ये रूल भी कवर हो गया, ये रूल भी कवर हो गया। अपोजिट टू द एरो मूव किया आपने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एवरी वर्टेक्स भी हो गया, ये भी हो गया। फर्मियान एरोज कंटिन्यूस है, वो नज़र आ रहे हैं। आखिरी क्या है, एनर्जी मोमेंटम का कंजर्वेशन है। ये किया था कमाल फाइनमैन ने। फाइनमैन ने कहा था इस पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन बनाएं, कुछ भी बनाएं। जस्ट ड्रॉ द फाइनमैन डायग्राम, राइट द एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग दिस सेट ऑफ फाइनमैन रूल्स। और बताएं कितना कितना कमाल है ना ये।
कि मुझे सारी के सारा अभी से पहले मैंने जितना 55 मिनट 50 मिनट में किया है वो सारा फजूल तरीन काम किया है फाइनमैन की नज़र में। फाइनमैन कहता है दिस इज़ परफेक्टली फाइन, दीज आर नाउन एज द फाइनमैन रूल्स। और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ऑर्डर पे, हर इंटरैक्शंस के लिए ये वैलिड है। ये नहीं मतलब है फाइनमैन रूल्स आर वैलिड, नॉट दिस सेट ऑफ फाइनमैन रूल्स, क्योंकि ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस के लिए। कोई सवाल यहाँ तक? क्या कह रहे हैं? हाँ लिख सकते हैं अगर पेपर में लिखा हो कि यूजिंग फाइनमैन रूल्स राइट डाउन द एम्पलीट्यूड। हाँ अगर लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं पेपर में दूं कि डिड्यूस द रेलेवेंट फाइनमैन रूल्स, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको ये सारा कुछ करके ये निकालने पड़ेंगे रूल्स, और मैं ये पूछूंगा डायग्राम के लिए, फिक्र ना करें। मैं आपको एक डायग्राम भी दूंगा पेपर में, कहूँगा फाइनमैन रूल से इसके एम्पलीट्यूड लिखें, और जो आपने फाइनमैन रूल डिड्यूस किए हैं देखें वो इसको जस्टिफाई करते हैं नहीं करते। वो नहीं करेंगे। डायग्राम किसी और की दे दूंगा फाइनमैन रूल के लिए, और के लिखवा दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है? चलें, गुड हो गया। MFI का डैगर ज़रा कैलकुलेट कराएं मुझे, क्योंकि हम आपको याद है मुझे SFI मॉड स्क्वायर कैलकुलेट करना था। मैं इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक क्लास और एक्स्ट्रा लेके ये ख़त्म कर दूंगा। वैसे मज़े की बात ये होती है कि जब मज़ा आने लगता है तो कोर्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना? तो चलें, MFI का मॉड स्क्वायर मुझे कराएं, क्या होगा? अच्छा, EP की जगह मैं -E लिख लूँगा, मुझे नहीं ज़रूरत। आपको याद है ना EP इज इक्वल टू -E है, तो मैं साइन ख़त्म कर दूँगा। MFI का मॉड डैगर लिखवाएं मुझे, क्या है? MFI डैगर का मतलब क्या है मेरा? E स्क्वेर्ड, ठीक है? इस सारे का डैगर लिखना है। कैसे लिखूं? जिस मर्जी को पहले लिखें, जिस मर्जी को बाद में लिखें, चाहे तो इसको पहले लिखें। अच्छा चलो लिखवा दो। आप बोलना चलो U बार, बाकी लोग भी देख लें भाई ठीक लिखवा रहे हैं ये। हाँ जी, इसका डैगर आएगा। चलो इसके ऊपर डैगर आ गया, ठीक है। चले शाबाश। 1/PF माइनस, सॉरी ये स्मॉल PF थे ना, 1/PF माइनस PI का स्क्वायर्ड प्लस आयोटा एप्सिलॉन। जो इसका माइनस था ना, वो मैंने जो EP की जगह -C आना तो उसके साथ लिख के ख़त्म कर दिया, इनटू प्लस आयोटा एप्सिलॉन लिख रहे थे मेरे ख्याल में। ओ डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ माइनस आयोटा एप्सिलॉन लिख लूँ, ये लो चलो कोई बात नहीं। एंड ऑफ द डे एप्सिलॉन स्क्वायर 0 है तो फ़र्क नहीं पड़ता। एप्सिलॉन स्क्वायर 0 है तो माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर होता है या प्लस एप्सिलॉन। लेकिन आप सही कह रहे हैं, यहाँ मुझे माइनस आयोटा एप्सिलॉन लिखना चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड स्क्वायर बन जाए। ठीक, बिल्कुल सही। U बार PF SF गामा म्यू U ऑफ PI SI, इसका डैगर। शाबाश। तो चलें डैगर लिखवाएं, आप खुलवाएं डैगर। इसका डैगर पहले खुलवाएं। एक का डैगर मैं खोल देता हूं, दूसरे का आप खुद ही खोल लीजिएगा। लेट्स कंसिडर U बार PF SF, तरीका तो एक ही है ना, गामा म्यू ये किसके बराबर है? ये आ जाएगा U डैगर PI SI गामा म्यू का डैगर, U बार का डैगर। U बार के अंदर एक गामा 0 है
तो इसका मतलब है ये बन जाएगा गामा ज़ीरो का डैगर यू ऑफ पी एफ एस एफ, यही बनेगा ना या नहीं? अच्छा, आपको पता है गामा ज़ीरो का डैगर गामा ज़ीरो के बराबर होता है, याद है ना आपको? आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक गामा ऐसा है जो बेचारा जो मर्जी कर लें उसका डैगर लें, स्टार लें, उसके बराबर है। बाकी जो है ना वो ठीक नहीं है, गामा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बाकी इसकी सही रहती है। इसका मतलब है मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं, मैं गामा ज़ीरो डाल सकता हूँ, पर आपने एक और चीज़ पढ़ी हुई है, वो क्या थी? गामा ज़ीरो, ये आपको पेपर में याद नहीं रखनी पड़ेगी, सारा कुछ दिया होगा, ये सारी आइडेंटिटीज पेपर में दी होंगी, फिक्र ना करें, इसके बराबर है ये। इसका मतलब आई कैन राइट दिस एज देन, ये गामा ज़ीरो इसके साथ मिलके बनेगा यू बार पी आई एस आई गामा म्यू यू ऑफ पी एफ एस एफ। ठीक लिख दिया ना? सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? ये भी यही होगा एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है मैं एम का डैगर लिख सकता हूं ना अब डायरेक्टली, एम एफ आई डैगर। तो अब मैं लिख लेता हूं कुछ, दिस इज इक्वल टू, इधर ही लिख लेता हूं, बाद में मिटा दूंगा, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वेड ओवर पी एफ माइनस पी आई का स्क्वेड माइनस आयोटा एप्सिलॉन यू बार कैपिटल पी आई एस आई। अच्छा, मुझे पता है आपको इंडिसेस में बदल के लिख लेता हूँ, गामा म्यू की जगह गामा न्यू कर लेता हूँ, क्योंकि सम है वैसे भी उस पर। सो आई कैन राइट इट एज गामा न्यू यू ऑफ पी एफ एस एफ। क्यों मैंने इंडिसेस बदले हैं? अच्छा, बाय द वे एक नंबर है, एक 4 वेक्टर है या नंबर है, जो भी है, लेकिन मैट्रिक्स नहीं है, यानी इनटू यू बार पी आई एस आई गामा न्यू यू ऑफ पी एफ एस एफ। ठीक लिखा या कुछ गलत लिखा? क्यों मैंने इंडिसेस बदले? मुझे पता है मैंने जब एम मॉड स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 2 से ज़्यादा लॉरेंज इंडेक्स सेम नहीं हो सकते थे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर म्यू म्यू रहने दिए और वहाँ पर न्यू न्यू रहने दिए, ताकि अब मैं जब लिखूंगा तो 4 इंडिसेस नहीं बनेंगे। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? अब हमने क्या करना होता था, याद है ना आपको? किसी को याद है? सॉरी, कैसीमेट्रिक, बिल्कुल। हम क्या करते थे? हम कहते थे एम एफ आई बार का मॉड स्क्वायर करना था। ये किसके बराबर होता था? ये जो एवरेज लेते होते थे हम, हर इनिशियल पार्टिकल की स्पिन पे एवरेज करते थे और फाइनल पार्टिकल की पोलराइजेशन स्पिन्स पे सम करते थे। यहाँ कितने पार्टिकल इनिशियल स्टेट में जो फर्मियान्स हैं? 2। हर एक के लिए कौन सा फैक्टर आएगा? 1/2 उनकी स्पिन एवरेज का, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। कोई स्पिन 1 होता तो 1/3 आ जाता, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी थी, तो अमूमन 2s+1 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सो s हाफ के लिए 2s+1 बिकम्स हाफ, नीचे जो है 1/2s+1। सो 1/2 इंटू 1/2 मैं लिख लेता हूँ, चलेंगे समेशन अपॉन प्लस माइनस कैपिटल एस एफ प्लस माइनस कैपिटल एस आई, दोनों पार्टिकल्स की स्पिन पे सम है, फाइनल और इनिशियल के। सिमिलरली स्पिन पे सम है प्लस माइनस स्मॉल एस एफ, क्यों 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, एस आई भी प्लस माइनस, तो हम लिखिए प्लस माइनस एस एफ आई, एस आई ले लिखिए। और क्या यहाँ पर आएगा? एम एफ आई का डैगर। अब इसको कैलकुलेट करना है जी, लंबा चौड़ा सा काम है, लेकिन कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में कभी ना कभी तो करना चाहिए। करें बैठ के, बताएं क्या जवाब होगा। पहले इन करंट्स को ले लेना, क्योंकि देखें पहले इसको, क्योंकि ये एक नंबर है ना, ये वाला एम एफ और एम एस डैगर को ज़रा लिख लेना करंट।
देखिए जब इसके सामने लिखेंगे इसको तो हटा देना, इसके साथ कौन सी चीज़ आएगी, ये वाली आएगी। तो लेट्स टेक फर्स्ट, मैं एक आपको करना सिखा देता हूँ आज दोबारा से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे किया जाता है इस चीज़ को। लेट्स टेक समेशन प्लस माइनस एस एफ प्लस माइनस एस आई। मैं पहले क्या लिखता हूँ, एनीवन जो आपका दिल करता है लिख लें। ये वाला u बार पी एफ एस एफ गामा म्यू u ऑफ पी आई एस आई। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ कौन सा दूसरा पार्ट आएगा, ये वाला आएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन वाली आने हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, u बार पी आई एस आई गामा न्यू u ऑफ पी एफ एस एफ। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, समेशन अपान, जगह कम पड़ेगी अब, ये मिटा दूँ, आपको याद रहेगा ये, मुझे तो नहीं याद रहेगा, लिखा हुआ है लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ है मुझे। चलो चले खैर कोई बात, लिख लेंगे, खैर कोई ऐसा मसला नहीं। So I can write it as summation plus minus SF u bar PF कैपिटल SF, दोनों कैपिटल है, गैमा म्यू समेशन अपान प्लस माइनस SI u ऑफ PI SI u बार PI SI। और इसको इस तरह करते हैं, एक ब्रैकेट में ऐसे डाल लेते हैं क्योंकि ये एक मैट्रिक्स बन गया, गामा न्यू u ऑफ पी एफ एस एफ। ठीक लिखा मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, ये याद है ना आपको, कल आपने मुझे बताया था, ये लिखा हुआ है p स्लैश प्लस कैपिटल M ओवर 2 टाइम्स कैपिटल M। अब इस तरह करते हैं, इंडिसेस डालते हैं, इसके नीचे इंडिसेस आ गए I, इसके नीचे आ गया IJ, इसके नीचे आ गया JK, इसके नीचे आ गया KL और इसके नीचे L आ गया। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स की बजाय मैट्रिक्स एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम। मैंने क्या कहा, इसकी रोज़, इसके कॉलम्स, ये एक तो 1/4 का मैट्रिक्स था ना, इसकी रोज़ इसके कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए, या चले इसके कॉलम्स इसकी रोज़ के बराबर होने चाहिए, इसके कॉलम इसकी रोज़ के बराबर, इसके कॉलम इसकी रोज़ के, और फाइनली ये चीज़, ताकि एक एंड ऑफ द डे एक नंबर बन जाए। आप क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि ताकि ये एक एलिमेंट बन जाए और इसको उठा के जहाँ मर्जी हम ले जाएं। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के शुरू में ले जाऊँगा, जब शुरू में लेके जाऊँगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समेशन प्लस माइनस एस एफ यू एल ऑफ पी आई एस आई। अच्छा आप एक काम देखें, इस सारे की सारी चीज़ को मैं कोई नया नाम ना दे लूँ या ना भी दूँ, अगर मैं नाम, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। चलिए यू बार क्या है, आई सॉरी एफ है, ये पी एफ ये सारी जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, गामा न्यू, ज़रा देखिएगा, गामा म्यू सॉरी पी स्लैश, पी नहीं था बल्कि ये पी आई था, सो पी आई स्लैश प्लस एम ओवर 2m गैमा न्यू। इसका इंडेक्स क्या बच गया पीछे, इसका आई रह गया, जे तो सम हो गया ना, के भी सम हो गया, क्या बच गया, आई और एल। ठीक है ना, देखें ना आप, जे सम हो गया, के सम हो गया, ठीक है।
और कौन सा रह गया? हाँ सॉरी, आई और एल, क्योंकि ये एल तो उठा के दूसरी तरफ मैं ले गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल ये भी वही है, लेकिन इसका सिर्फ फ़र्क इतना है, ये लिखा हुआ है पी एफ स्लैश प्लस एम ओवर 2m। इंडेक्स क्या बच गए इसके? एल आई, और यहाँ पर क्या बच गए हैं? गामा म्यू पी आई स्लैश प्लस एम ओवर 2m गामा न्यू, और इसके क्या इंडेक्स बच गए हैं? आई एल। ओहो, ये तो जहाँ शुरू किया वहीं आके ख़त्म कर दिया, तो ये क्या बन गया? ट्रेस। सो दिस बिकम्स, सो द आंसर ऑफ दिस इज, इसका आंसर जो है दिस बिकम्स, ये वाली चीज़, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ पी एफ स्लैश प्लस एम ओवर 2m, तो बाहर भी निकाल सकते थे, लेकिन खैर है, दिस वन गामा म्यू पी आई स्लैश प्लस कैपिटल M ओवर 2m गामा न्यू। तो ये एक चीज़ बन गई है, MF में से एक चीज़ ये ट्रेस बन गई है। दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरे के लिए क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ स्मॉल पी आई है और स्मॉल पी एफ है, और गैमा मैट्रिसेस के इंडिसेस नीचे हैं। उसका ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं आप, हैं? इसके अंदर क्या चेंज कराना है? देख लेना, कॉन्फिडेंस में मारे ना जाना कहीं। ये तो फॉर प्रोटॉन था ना। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ बोलो, चलो। कैपिटल से स्मॉल हो जाएंगे बस, और कोई नहीं चीज़ आएगी। इतना भी जुल्म ना करो ना यार। चलें, आपकी मान लेते हैं पी एफ स्लैश प्लस एम ओवर 2m। एक और भी फ़र्क था ना, गैमा के इंडिसेस नीचे थे ना। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। आप लोग बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। पेपर में आपको कोई फिक्र नहीं होगी मैं बताऊंगा क्या करना है। आप कैसे कर सकते हैं उससे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा सीधा सीधा कोई होगा ही नहीं कि आप आराम से लिख लें जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे। 4 घंटे का पेपर है भाई, कम अज़ कम। इतनी जल्दी तो नहीं सरेंडर करते ना। हाँ 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 बिल्कुल, एक निकाल लें, अगर दूसरा आप वहाँ से निकाल सकते हो तो निकाल लें। बिल्कुल ठीक, हाँ 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 बिल्कुल सही, बशर्ते कि आप सारे चीज़ों का इंडिसेस का हिसाब किताब रख सकें तो ठीक है। तो देखेंगे आप रख सकते हैं नहीं रख सकते। पेपर आसान सा होगा, पेपर मुश्किल नहीं होगा। तो इसका मतलब है MFI बार का मॉड स्क्वायर्ड किसके इक्वल आ गया? 1/4 का फैक्टर ये है, 2m 4m स्क्वायर्ड ये आ गया, और 4 स्मॉल m स्क्वायर्ड ये आ गया। तो कितने बच गए? ये बहुत सारे m बच गए हैं ना, हैं? 64 बन गया। और अगर मैं बार छोड़ दूं तो बार के बगैर भी तो लिख सकता हूं ना मैं, क्या ख्याल है? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? MF बार ना लिखता तो 4 ना लिखता ना। सिर्फ बताने का मकसद ये है, सिर्फ स्पिन्स पे सम करते हैं एवरेज, ये बार एवरेज के लिए होता है। तो अब बोलो, चलो कुमेल क्या कह रहे हो? 1 ना बोलो ना, ई स्क्वेयर्ड ओवर 64 कैपिटल M स्क्वेयर्ड स्मॉल m स्क्वेयर्ड इनटू 1 ओवर, यहां पर क्या था? स्मॉल पी एफ माइनस स्मॉल पी आई का स्क्वेयर्ड
plus iota epsilon squared minus iota epsilon squared becomes of the order of epsilon square is gone. ठीक है, तो ये कर लेते हैं सिर्फ, हमें पता वैनिश तो करना नहीं इन्होंने, हमें पता है ना पी एफ और पी आई बराबर नहीं है ना. और क्या चीज़ बन गई अब, ट्रेस पी एफ स्लैश प्लस एम गामा म्यू पी आई स्लैश प्लस एम गामा म्यू. ये एक ट्रेस बन गया, तो टाइम्स दूसरा ट्रेस क्या था, ट्रेस ऑफ स्मॉल पी एफ स्लैश प्लस एम गामा म्यू पी आई स्लैश प्लस एम गामा न्यू. और यार ये मिटा लें कहीं मिक्स ही ना हो जाए, मुझे खुद भी ऐसे कर लें. गामा न्यू, कोई चीज़ मैंने छोड़ तो नहीं दी लिखने में. पी एफ माइनस पी आई टू द पावर 4 आएगी. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट. एक ट्रेस मैं खोलना सिखा देता हूँ, आज दूसरा ट्रेस आप खोल के एम्पलीट्यूड लिखेंगे. तो लेट्स कैलकुलेट, जो थोड़ा सा टाइम बचा है, लेट्स कैलकुलेट ट्रेस ऑफ पी एफ स्लैश प्लस एम गामा म्यू पी आई स्लैश प्लस एम गामा म्यू. कितने ट्रेस बनेंगे, इट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ पी एफ स्लैश गामा म्यू पी आई स्लैश गामा न्यू प्लस एम टाइम्स, इस एम के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी एफ स्लैश गामा म्यू गामा न्यू प्लस इस एम के साथ, सॉरी ट्रेस लिखना भूल गया हूँ, एम टाइम्स ट्रेस प्लस कैपिटल एम टाइम्स ट्रेस गामा म्यू पी आई स्लैश गामा न्यू प्लस एम स्क्वेर्ड. ट्रेस ऑफ ऑड नंबर ऑफ गामा मैट्रिसेस क्या होता है, 0 होता है. इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर जी म्यू न्यू. इसका आंसर लिखना है कमाल है, डायरेक्ट लिखना सिखाऊं आपको, वही लिखें जी म्यू न्यू 4 का, बड़ा आसान तरीका है लिखना इसको भी. आप देखिएगा, समझे, इसमें 4 गामा मैट्रिसेस है ना, क्योंकि स्लैश का मतलब ही तो यही है ना कि मोमेंटम टाइम्स द गामा मैट्रिक्स. तो दिस इज इक्वल टू, इसका हम पता क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 का फैक्टर तो बाहर आ गया सारों से. आपको पता है जी म्यू न्यू जी अल्फ़ा बीटा होता था ना, याद है ना आपको 4 गामा मैट्रिसेस का क्या मैंने कहा लिखा था, क्या आ जाएगा, पी एफ म्यू पी आई न्यू, पी एफ म्यू पी आई न्यू माइनस पी एफ डॉट पी आई जी म्यू न्यू. क्यों, आपको याद होता था अगर इसका अल्फ़ा होता जी अल्फ़ा म्यू जी बीटा न्यू माइनस जी अल्फ़ा बीटा जी म्यू न्यू, अल्फ़ा बीटा वाले वापस ये बना देंगे, प्लस पी एफ न्यू कैपिटल पी एफ न्यू कैपिटल पी आई म्यू. यकीन करें यही होगा, एग्जैक्टली यही बनेगा. ये तो प्रोटॉन वाले के लिए था ना, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन वाले के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, बस मैं अब ख़त्म करने वाला हूं. इलेक्ट्रॉन के लिए यही चीज़ का आंसर आएगा 4 स्मॉल पी एफ म्यू, नीचे आएगा पी आई न्यू माइनस पी एफ डॉट पी आई जी म्यू न्यू, क्योंकि उसमें म्यू न्यू नीचे थे ना, माइनस स्मॉल पी एफ न्यू
पी आई म्यू। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। प्लस एम स्क्वेड प्लस एम स्क्वेड, सॉरी एम स्क्वेड आप इन दोनों को ज़रब देनी है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करना है और जवाब निकालना है, और वो आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। सिर्फ मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, छोटा सा काम है, इतना लंबा काम नहीं है। पहले तो बात है ये देखें, ये 4 और ये 4 16 मिलके 64 से कुछ चीज़ें कट जाएंगी। तो अब देखिएगा, जस्ट वेरीफाई कीजिएगा कि एम एफ आई बार का जो मॉड स्क्वेयर्ड आता है वो आता है दिस इज इक्वल टू ई स्क्वेयर्ड। अच्छा, यहाँ पर ई स्क्वेयर की बजाय भी ई 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? क्योंकि 2 दफ़ा ई स्क्वेयर था ना। तो दिस बिकम्स ई स्क्वेयर्ड ओवर स्मॉल पी एफ माइनस स्मॉल पी आई का स्क्वेयर्ड, इस सारे का स्क्वेयर्ड 1 ओवर 2 एम स्क्वेयर्ड कैपिटल एम स्क्वेयर्ड। देखिएगा सारी टर्म्स 2 दफ़ा आएंगी है, तभी एक 4 भी कैंसिल होगा, इनटू कैपिटल पी एफ डॉट स्मॉल पी एफ कैपिटल पी आई डॉट स्मॉल पी आई प्लस कैपिटल पी एफ डॉट स्मॉल पी आई कैपिटल पी आई डॉट स्मॉल पी एफ माइनस एम स्क्वेयर्ड पी एफ डॉट पी आई प्लस एम स्क्वेयर्ड स्मॉल पी एफ डॉट पी आई प्लस 2 एम स्क्वेयर्ड एम स्क्वेयर्ड। ऑफ कोर्स लंबा चौड़ा काम था, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जितना मर्ज़ी लंबी चीज़ हो, एंड ऑफ द डे कैलकुलेट तो हो गई ना। क्या करना है आपने, ये बात आप याद रखें। देखिए सीधी सी टर्म है, पहले देख लें इसको, इससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल पी एफ डॉट स्मॉल पी एफ पी आई पी आई। अब आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जी म्यू न्यू ख़त्म हो जाएगा, पी एफ डॉट पी आई कैपिटल पी एफ डॉट पी आई, देखिएगा वो कैंसिल हो जाएंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ आएगी, एक दफ़ा माइनस के साथ। ये आप खुद कर लेंगे, मेरा तो ख्याल है, ठीक है। तो ये आपने जस्ट छोटा सा चेक करनी है चीज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, मैंने तो निकालना है डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, और मुझे किसी ना किसी फ्रेम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही काम अब शुरू होगा। मैं क्या करूँगा, इंसिडेंट करंट निकालूंगा। आपको पता है 2 पाई डेल्टा 4 को जब आता था, जब मॉड स्क्वायर लिखते थे एस एफ आई का, तो एक ज़ीरो बन जाता था। यहाँ पर आपको याद है जब एनर्जी वाला ज़ीरो था तो सिर्फ आपने टाइम लिखा था, डेल्टा ऑफ ज़ीरो की जगह आपने 2 पाई डेल्टा ज़ीरो की जगह, आपको याद है ना क्या लिखा था आपने? एक आखिरी चीज़ मैं बता के छोड़ देता हूँ, इसकी जगह आपको याद है आपने लिखा था कि ये टाइम देता था। आपको क्या लगता है कि ये क्या देगा? तीन वाले तो वॉल्यूम देंगे ना, चौथा क्या देगा? तो हम क्या करेंगे, स्कैटरिंग अक्रॉस सेक्शन या रेट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करेंगे कि उस वॉल्यूम में उस टाइम में, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन है। तो एस एफ आई ओवर वी टी जब करेंगे तो एक डेल्टा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये मॉड स्क्वायर अब आप कर चुके। अब आप कोई ना कोई फ्रेम चूज़ करेंगे। आप कहेंगे जी कि लैब फ्रेम में मैंने कैलकुलेशन करनी है या सेंटर ऑफ मास में करनी है। लैब या सेंटर ऑफ मास में करने के बाद आप स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, ये एक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल लेना, दुनिया जान में जितने 2 to 2 स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स हैं सब के लिए ऐसे ही निकलेगा जवाब। ये एक कैलकुलेशन आपको पूरी तरह करनी चाहिए। कोई सवाल अगर किसी का हो तो? हाँ हाँ हाँ, हम आप क्या बना सकते हैं, कोडेक्स को दें, क्लाउड को दें, जेमिनाई को दें, बना देगा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन चेक कौन करेगा कि ठीक है या गलत है? क्योंकि आपको आप तो वो है मसनूई जहानत है ना, ज़हीन है तो कोई नहीं है, बस है, बस आप भाने कर रहे हैं, है ना।
तो कोई रियल जहानत भी तो होनी चाहिए ना। और रियल जहानत तो वो होगी जो आप होंगे कुछ अरसे के लिए। तो मैं चैट जीपीटी का लिखा या AI टूल्स का लिखा फ़ौरन पढ़ लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने पेपर में लिखा हुआ था जुमला द स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स एलिमेंट्स। मैंने कहा तुम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं बोलता द स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स एलिमेंट, सारे बोलते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट स्क्वेयर्ड। हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लोकल इकोलॉजी से भी मैटर करती हैं। तो चीटिंग के लिए भी ना, अच्छा बाज़ का आजकल चीटिंग पकड़ना मुश्किल, और क्यों बंदा मेहनत करे, जो करता है करता रहे, उसका अपना मसला है, मेरा तो नहीं है ना। तो ये होता है कि इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ बुलेट लगी होती है वहाँ बुलेट भी लिखते हैं, जहाँ डॉट लगा होता है वहाँ डॉट भी लिख देते हैं, और जहाँ कॉमा लगा होता है वो भी। और वैसे उनसे कहें अंग्रेज़ी का एक जुमला सीधा लिखो, नहीं लिख सकते। एक स्टूडेंट ने लिखा द एम्पलीट्यूड दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड। पहली तो बात है पाकिस्तान में कम लोग दिस रिप्रेजेंट्स लिखते हैं, मैं खुद नहीं, मुझे नहीं पता होता है कहाँ लगाना और कहाँ नहीं। एन एम्पलीट्यूड कामा व्हेन पार्टिकल 1 इज एट x1 कामा व्हेन पार्टिकल 2 इज एट x2 अपॉस्ट्रोफे। अब यार ये कौन इतनी अंग्रेज़ी लिखता है ना, कोई ना तो शेक्सपियर बैठा है यहाँ पर जो कोई बंदा नहीं लिखता। मैंने क्रॉस करके 0, मैंने उसे कहा मुझे फ़िज़िक्स की नहीं, तो मुझे यही अंग्रेज़ी यहाँ दोबारा लिख के दे दो। चलो नहीं, आप अंग्रेज़ी तो आपकी अंग्रेज़ी है ना, वो फिज़िक्स से डिपेंड तो नहीं करती, वो हमेशा अच्छी है या बुरी। तो इसलिए प्लीज़ जब चीट किया करें ना, अगर करना पड़ जाए, मजबूरी है आपकी कि आपसे नहीं रहा जा रहा बुरा काम किए बगैर, यानी आप कहते नहीं मैंने करके छोड़ना है बुरा काम, मुझे तो अच्छे की तौफीक ही नहीं है, तो अकल फिर भी इस्तेमाल कर लिया करें। फिर डर होता है पकड़े न जाए ना। मैं जो चीज़ें दूंगा वो पेपर में आपको मोबाइल से नहीं मिलेंगी। आप क्या समझते हैं मैं घर नहीं ढूंढ के लाऊंगा? इसलिए चीटिंग ना किया करें, बुरी आदत है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। पेपर तो पास हो जाएगा लेकिन ज़िंदगी में पास नहीं होगा।